बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी राजगीर महोत्सव में शामिल होने नालंदा पहुंचे। हालांकि राजगीर महोत्सव में सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से सीएम नीतीश राजगीर महोत्सव में नहीं पहुंच सके। वहीं राजगीर महोत्सव के बारे में मंत्री विजय चौधरी ने अपनी बातें रखी, राजगीर महोत्सव के इतिहास के बारे में बताया और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भी राजगीर महोत्सव में भाग नहीं लेने का विजय चौधरी ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब वे प्रभारी मंत्री के नाते आ गए हैं तो मान ले कि पूरी सरकार आ गई है। आ जाओ लो तू लो। सरकार ने विज्ञापन दे के आम लोगों को कहा है कि शराब पीने की सूचना, शराब बेचने की सूचना, शराब को स्टोर करने की सूचना अगर किन्हीं को पता चले तो उसके लिए नंबर विज्ञापित है कि इस नंबर पर आप सूचना दीजिए और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। तो उस नंबर पर सूचना नहीं देके आपको सूचना देने के पीछे क्या मकसद होता है, आप बताइए। आप सोच के बताइए कि सरकार ने नंबर विज्ञापित कर रखे, अधिकारियों के बारे में बता के रखा है कि अगर आपको कोई सूचना है जो कौन बेच रहा है, कौन कहाँ पी रहा है, तो उसकी सूचना उस नंबर पर उस पदाधिकारी को दीजिए, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर किन्हीं को, कोई दल के नेता हो, किन्हीं को कोई सूचना मिलती है तो उस नंबर पर कार्रवाई करने वाले को नहीं देख के आपको कहने का क्या मकसद हो सकता है, आप बताइए। कहने के बावजूद भी पूरी मोटा रकम लेकर छोड़ दिया जाता है। नहीं, आप बताइए, सूचना कार्रवाई करेंगे, आप बताइए, हमको बताइए। अभी हम आपको 3 घंटे के अंदर एक्शन। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता और जिला स्तर के प्रवक्ताओं के साथ विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ पार्टी के प्रवक्ताओं के अलावा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा, प्रदेश के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने मीडिया से बात की। राष्ट्रीय प्रवक्ता गण जो प्रदेश में हैं और जो जिलावार है, सब लोगों की एक सामूहिक बैठक हुई। तेजस्वी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बावजूद उसके वो आए और उन्होंने इस बैठक की मकसद के बारे में जिक्र किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, हम सब ने व्यापक मुद्दों पे चर्चा की और चर्चा का मूल बिंदु था कि बिहार में जो हमारी सरकार है वो बड़ी लकीर खींच रही है और बड़ी लकीर से परेशान लोग उन लकीरों के इर्द गिर्द कुछ अनाप शनाप चीजें बोलते हैं। उस प्रचार का, उस दुष्प्रचार का किस प्रकार काउंटर किया जाए, उस दुष्प्रचार के मध्य जो गरीब गुरबा और न्याय की व्यापक समझ है उसको और कैसे धारदार ढंग से रखा जाए, ये हमने चर्चा की। जिलावार भी लोगों ने अपने अपने सवाल सुझाव दोनों दिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहानाबाद में एक शादी की खूब चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह हेलीकॉप्टर को इजाजत नहीं देने को लेकर है। दरअसल इस शादी में लड़की के माता पिता की इच्छा थी कि बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से की जाए, लेकिन जहानाबाद जिला प्रशासन ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से जरूर हुई और हेलीकॉप्टर में बैठकर ही गांव के साथ फेरे भी लिए। अब बेटी के पिता ने जहानाबाद के डीएम रिची पांडे के खिलाफ पोस्ट के जरिए तहरीर भेजी है। साथ ही जहानाबाद डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। बेटी के पिता का आरोप है कि दलित होने की वजह से साजिश के तहत जहानाबाद जिला प्रशासन ने उनके अरमानों को कुचला है। तो मेरे दिल में अरमान था कि जब इसकी शादी करेंगे तो चाहे खेत बिके, चाहे जिस तरह से भी हो, मैं बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा करूंगा। और जब शादी तय हो गया तो मैंने कहा, मेरा बेटा तब तक होशगर हो गया था, ये भी NIT वारंगल से बीटेक किया है। बेटा से राय लिया कि बेटा हमको ऐसा ऐसा अरमान है, मैंने ऐसा बोला था, बहुत दिन से दिमाग में ये बात थी।
तो मेरे बेटा ने कहा कि पापा आपके हर मनोकामना पूरा होगा, हम लोग सब भाई बहन मिल करके आपके हर मनोकामना को पूरा करने के लिए तैयार हैं। हम लोग उस प्रयास में हैं कि आपके हर मनोकामना को पूरा करेंगे। और इसी बीच में मेरा बेटा हेलीकॉप्टर बुक कर दिया और जहानाबाद हमारे पैतृक गांव से हेलीकॉप्टर जाना था। बगल में मेरी पत्नी के नाम से ज़मीन है और एक हमारे भाई हैं सुखेंद्र, उनकी पत्नी के नाम से ज़मीन है। ये दोनों एक ही अगल बगल में प्लॉट है और उसी जगह हेलीपैड बनाया गया। और यहाँ सारा बुकिंग के बाद यहाँ डीएम के देखिए ये जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहानाबाद को दिया गया है परमिशन के लिए, इसको देख लिया जाए। 16 तारीख को दिया गया है ये हेलीकॉप्टर। 16 देखिए यहाँ डेट है, रिसीविंग 16 के देख लिया जाए इसको। 16 नवंबर को दिया गया है। उसमें और देखिए स्पॉट वेरिफिकेशन किए हैं बिल्डिंग विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, अंचलाधिकारी, बिजली विभाग के वरीय पदाधिकारी द्वारा स्पॉट वेरिफिकेशन करके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नवादा शहर में गुरुवार को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान सदर एसडीओ अखिलेश कुमार और सदर डिप्टी एसपी अजय प्रसाद के नेतृत्व में चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क पर लगे वाहनों को जब्त किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप है। ऐसे अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की गई, जिसमें कई दुकानों का सामान भी नगर परिषद के द्वारा जब्त किया गया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत रेल पुलिस की उपलब्धि जारी है और इसी कड़ी में 175 गुम मोबाइल को उनके असल धारकों को वापस किया गया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत उपलब्धि और मोबाइल वितरण कार्यक्रम के दौरान पटना रेल डीएसपी सुशांत कुमार चंचल ने बताया कि धारकों के गुम हुए मोबाइल मिलने की सूचना उनके नंबरों पर दी गई थी, जिससे बिहार, यूपी सहित बंगाल और अन्य राज्यों के मालिकों को बुलाकर सामूहिक रूप से उनके मोबाइल की वापसी की गई। लगातार एक अच्छा सार्थक पहल कहा जा सकता है। उसके तहत पटना रेल पुलिस लगातार जो है सो मोबाइल जो है उसके वास्तविक धारकों को वापस कर रही है। जहाँ मोबाइल जो चोरी हो गया या गायब हो गया है उसको हम लोग वापस करें। इस बार टोटल 175 मोबाइल जो है वास्तविक धारक को वापस किया जाएगा। सर बंगाल से भी आए हैं, अन्य प्रदेशों से भी? हाँ, विभिन्न प्रदेशों से जहाँ जिनका चोरी हो गया उनके मोबाइल या चोरी या गुम हो गया उनके मोबाइल को वापस किया जाएगा। सर कब से ये अभियान चल रहा है? ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान अभी चलता रहेगा। मोबाइल की ठीक है। खबर राजधानी पटना से, जहां 27 नवंबर को पटना जंक्शन से अगवा एक युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया। साथ ही युवती को अगवा करने वाले आरोपी की तलाश पुलिस अब कर रही है। पटना के रेल एसपी अमरेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि अगवा युवती को सकुशल उसके घर बक्सर पहुंचा दिया गया है। साथ ही उस युवती के साथ जो शख्स पटना जंक्शन के सीसीटीवी में लगे कैमरे में कैद हुआ है उसकी तलाश जारी है। रेल पुलिस का कहना है कि युवती मानसिक रूप से विक्षिप्त है। दिनांक 27 नवंबर को सुबह में 8 से 9 बजे के बीच एक व्यक्ति अपनी पुत्री को जो मानसिक रूप से बीमार थी उसका इलाज कराने के लिए पटना जंक्शन आए थे और इलाज कराने के क्रम में उन्होंने पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गेट नंबर 4 के पास उसको बिठाकर पानी पीने के लिए गए। इसी बीच में कोई एक व्यक्ति ने उस पुत्री का अपहरण करके ले गया अपने साथ। जब वो आए वापस तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि एक व्यक्ति उनके पुत्री को ले जा रहा है। इसके आलोक में काफ़ी उनके द्वारा खोजबीन किया गया लेकिन मिला नहीं। तो पटना जंक्शन पे उन्होंने 28 तारीख को एक रेल थाना पटना जंक्शन कांड संख्या 1067 दर्ज किया गया और उसके बाद हम लोगों के द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। लगातार तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा था, अभियुक्त की पहचान किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच कल पता चला कि अभियुक्त एक व्यक्ति के द्वारा बक्सर में उनके घर पे अपहृत को पहुँचाया गया है वहाँ पे। उसके बाद अपहृता की बरामदगी की गई है और उनका अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है और जो व्यक्ति जो पहुंचाए हैं उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज में जो जिस व्यक्ति का फोटो आया है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो वजह क्या था अपहरण करने का? वजह उसका साफ वजह ये बता नहीं रहे हैं। वो बता रहे हैं यही
कि वो उसको इलाज कराने के लिए लाए थे। उनके जो पिताजी के द्वारा बताया गया है कि वो इलाज कराने के लिए लाए थे और उसके बाद पानी पीने के लिए गया तो वो किसी व्यक्ति के द्वारा ले जाए गए। गैंग की पुष्टि अभी नहीं हुई है। पटना जंक्शन चूँकि चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है और यहाँ पे जीआरपी और आरपीएफ काफ़ी मुस्तैद है, तो गैंग के एक्टिव करने की कोई सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं है, न ही कोई वर्तमान में कोई गैंग एक्टिव हो। अपहर्ता की जानकारी अभी उस बिंदु पे हम लोग सघन पूछताछ कर रहे हैं। और ये जो पहुंचाया ये कौन? ये जो पहुंचाने वाला व्यक्ति कोई काम करते हैं, ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो पहुंचाया गया है उस बिंदु पे भी कैसे पहुंचाया गया पटना जंक्शन से, तो वो सारे बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। संलिप्तता नहीं है नहीं, उसकी संलिप्तता के बिंदु पे भी गहन पूछताछ चल रही है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल हम लोगों ने संदेह के परिधि से अलग रखा है, लेकिन उनके संलिप्तता के बिंदु पे जांच की जा रही है और जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग